Hello students, welcome back to your favorite channel once again. So today we are going to continue with another episode of heights and distances. I hope आपको पहले के वीडियोस जो मैंने heights and distance पे बनाया वो पसंद आया होगा. So let's continue with few more questions. So today I have tried to take out few different types of sums, okay, which are easy, but maybe for the first time करने पे वो थोड़ा difficult लग सकता है, ठीक है. So let's make it easy. ओके सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12. प्लीज़ नोट इट केयरफुली. ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. टाइप का क्वेश्चन मतलब यहाँ पे टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है. ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 3/4. सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट सिर्फ इस फॉर्म में दिया हुआ है कि टेंजेंट दिया हुआ है एंगल का, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है. बट अदरवाइज द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी. ओके सो लेट्स सी. सबसे पहले क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है. सो मैं पहले एक ग्राउंड बना देता हूँ यहाँ पे. लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, ठीक है. इसको मैं ए बी से डिनोट कर देता हूँ. ग्राउंड इज़ ए बी, ओके. और ये जो है एक टावर बना देता हूँ मैं. लेट्स से दिस इज द टावर. ऑब्वियस सी बात है कि टावर जो है वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है. तो इस टावर को मैं सी बना देता हूँ, ठीक है. सो एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, लेट्स से कि मैं पहला पॉइंट जो लेता हूँ ग्राउंड पे वो ए लेता हूँ. तो फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इफ़ आई वांट टू सी द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट इफ़ आई वांट टू सी द टॉप ऑफ द टावर, सो दिस बिकम्स माई लाइन ऑफ साइट. ये जो है मेरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है. तो फ्रॉम द प्रीवियस डेफिनेशंस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, सी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए आप काइंडली इंट्रोडक्शन वीडियोज़ एक बार ज़रूर देखें, ठीक है. सो ये है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. इसको मैं थीटा कर देता हूँ, ठीक है. अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज़ फाउंड टू बी सच दैट, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज़ 5/12. यानी इनडायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन का tan दिया हुआ है. tan, टेंजेंट मीन्स tan इज गिवन टू एस. सो व्हाट इज गिवन टू एस इज tan ऑफ थीटा इज गिवन टू मी. इट इज हाउ मच, 5/12. दिस इज गिवन टू मी. होपफुली सबको समझ में आ रहा है. नाउ ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर. अब ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पे है वो टावर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है. तो मान लो ये मूव करके यहाँ पर आ गया. लेट्स से ही कम्स एट पॉइंट डी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना मीटर ट्रेवल किया, 192 मीटर्स. तो ये 192 मीटर्स टावर की तरफ मूव कर गया. तब क्या हो रहा है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी कि द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अब इस पॉइंट से अगर ये टावर के टॉप को देखेगा तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट. दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट एंड दिस बिकम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन. इसको मैं बीटा से डिनोट करता हूँ, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 3/4. यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट दिस बिकम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इसका भी टेंजेंट हमें दिया हुआ है. मतलब व्हाट इज गिवन टू अस इज tan ऑफ बीटा इज ऑल्सो गिवन टू अस, विच इज हाउ मच, 3/4. सो दीज टू थिंग्स आर गिवन टू अस एंड व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो एक काम करता हूँ, मैं टावर के हाइट को h एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है. इसको मैं h एज्यूम करता हूँ. सो दिस कंप्लीट्स द फिगर. एक बार अगर आपको फिगर ड्रॉ करना आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हाइट्स एंड डिस्टेंस में, ठीक है. तो लेट्स गो ऑन टू द सॉल्यूशन. बस सॉल्यूशन धीरे धीरे करते हैं. सो दिस कंप्लीट्स द फिगर, ओके. तो लेट्स सी. देखो अब क्या होगा, नाउ वी हैव टू लुक फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है. तो देखो हमें CBD एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है. इन द सेम वे मुझे CBA भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है. तो थोड़ा इजी करने के लिए मैं DB को ना मैं x से डिनोट करता हूँ. लेट्स से कि DB इज़ x, ओके. तो देखो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ CBD. सी ऑलवेज लुक फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है. सो पहले मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD. देखो इन ट्राइंगल CBD ये एंगल मुझे पता है, ऑपोजिट इज नोन एंड एडजेसेंट इज नोन. नोन मीन्स वी हैव टेकन एज h एंड x. तो मैं एक काम करता हूँ, tan रिलेशन लगाता हूँ. सो tan ऑफ बीटा, ठीक है, विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि h अपॉन x, ठीक है. और ध्यान से देखो tan ऑफ बीटा हमें दिया हुआ है, tan की डायरेक्ट वैल्यू हमें दी हुई है 3/4. सो आई कैन से दैट
3/4 is equal to h upon x, and from this I am getting a relation. ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे? 3x is equal to 4h. This is one relation which I have got. यानी एक इक्वेशन हमें मिल गया, 3x is equal to 4h. Similarly, अब हम दूसरे ट्राइंगल को देखते हैं, CBA. फिलहाल के लिए लाइन को भूल जाओ अगर, तो मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ? इन ट्राइंगल CBA. तो CBA, ठीक है. देखो इसमें भी अगर देखो तो ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, मतलब हमने लेवल किया, और उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट और एडजेसेंट पता है. ठीक है, तो अगेन वी कैन यूज़ द रिलेशन tan. सो मैं tan थीटा लगाता हूँ इस बार. ठीक है, सो tan ऑफ थीटा विल बी अपोजिट, मतलब h हो गया, और एडजेसेंट मतलब देखो एडजेसेंट साइड यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि पूरा, यानी कि 192 प्लस x. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 192 प्लस x. ठीक है, तो देखो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया. तो यू कैन सी दैट x और h दो वेरिएबल है, x और h दो वेरिएबल है, एंड टू इक्वेशंस. सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, अब देखो 3x इज इक्वल टू 4h है. ठीक है, तो अब मैं x को h के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ और h को x के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि हमें हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करनी है. हाइट दैट मीन्स हम इक्वेशन में h को रखेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, सो ओवर हियर व्हाट वी कैन डू इज we can write x in terms of h. Are you all getting what I am trying to say? Is from this can I say that x is equal to 4h divided by 3? From this I can say that x is equal to 4h divided by 3. अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. समझ में आ रहा है? और tan थीटा भी हमें दिया हुआ है. ठीक है, सो सी नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज tan थीटा इज 5/12. तो मैं यहाँ लिख दूंगा tan थीटा की जगह पे लिख दूंगा 5/12, एंड डैट इज इक्वल टू h को आप वैसे ही लिख दो फिलहाल अपॉन 192 प्लस, और देखो x हमें क्या मिला, x अभी हमने निकाला 4h अपॉन 3. ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट 4h अपॉन 3. ओके, अब देखो ये एक इक्वेशन है and only one variable is there which is h, तो we can easily solve it. ठीक है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाए? सो आई कैन से 5/12 इज इक्वल टू, पहले मैं ये नीचे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करता हूँ. इट विल बी h अपॉन, देखो ये एलसीएम लिया मैंने 3 हो गया, दिस बिकम्स 3. ठीक है, तो 192 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6. 9 3 जा 27 टू 576. ठीक है, प्लस 4h. आई होप ये पार्ट सबको समझ में आ गया. ठीक है, ये देखो मैंने एलसीएम लिया 3. ठीक है, तो ये 3 इंटू 192 विल गिव मी 576 प्लस 4h. ठीक है, अब क्या ये 3 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, सो द सेम थिंग कैन बी रिटन एज व्हाट, द सेम थिंग कैन बी रिटन एज 5/12 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला गया तो हो गया 3h अपॉन 576 प्लस 4h. होपफुली ये सबको समझ में आ गया. ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है. तो देखो अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ को मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 36h इज इक्वल टू 5 इंटू 576 करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 576 विल गिव मी व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 3 7 5 जा 35 एंड 3 38. ठीक, अगेन 3, तो 5 5 जा 25 एंड 3 28. सो दिस गिव्स मी 2880 एंड दिस इंटू दिस विल गिव मी प्लस 20h. सो प्लस 20h. इज दिस क्लियर? अब ये h को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 20 16h, एंड दैट विल गिव मी 2880. देयरफॉर h विल बी हाउ मच, देयरफॉर h इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 16. काफ़ी आसान है. अब इसको आप 16 से अगर डिवाइड करो, चलो पहले 4 से ही कर लेते हैं. 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 0. फिर 4 से अगर करोगे तो 4 1 जा 4,
ठीक है, 4 8 जा 32 एंड 0। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, h इज़ इक्वल टू 180 मीटर्स। तो हमें हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, यानी कि हमें हाइट ऑफ द टावर ढूंढना था, ठीक। सी द क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हमने हाइट कितना कैलकुलेट किया, 180 मीटर्स। होपफुली क्लियर है। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखूंगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, height of tower is equal to 180 meters. Okay, so can we go to the next question? Okay, so our next question is, a vertical tower is 20 meters high. A man standing at some distance from the tower knows that the cosine, please be careful, cosine of angle of elevation, ठीक है। मतलब कि ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जस्ट नाउ जो हमने अभी किया, ठीक है। ऑफ द टावर इज 0.53, सो हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले एक ग्राउंड बना लेता हूँ। सो दिस इज माई ग्राउंड, ठीक है, और ये हो गया टावर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक डिफरेंट चीज़ क्या है वो अभी पता चलेगा। तो लेट्स से कि ये ग्राउंड हो गया ए बी और ये टावर हो गया सी, ठीक है, यानी कि सी बी इज़ द टावर और ये हो गया टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। तो अ वर्टिकल टावर इज़ 20 मीटर्स हाई, यानी कि इस टावर की हाइट का मतलब तो पता ही है सबको, परपेंडिकुलर। तो ये 20 मीटर्स दिया हुआ है, टावर की हाइट जो है हमें पता है विच इज़ 20 मीटर्स, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, मतलब दे लेट्स से कि यहाँ पे देयर इज़ अ मैन एट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। ही नोज डैट द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो अगर ये टॉप को देखेगा, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बाय दिस टाइम तो सबको पता ही है। तो उसको मान लो मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। अब रीड द क्वेश्चन अगेन, knows that the cosine of का मतलब क्या है, cos, the cos of the angle of elevation। so indirectly क्या दिया हुआ है पता है, हमें दिया हुआ है cos of angle of elevation यानी कि थीटा। so cos of थीटा हमें दिया हुआ है 0.53, this is given to us, alright। तो हमें भी क्या ढूंढना है, हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये ऑब्जर्वर है और ये फुट ऑफ द टावर है, तो हाउ फार इज ही स्टैंडिंग, दैट मीन्स हमें ये डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं एक्स से डिनोट कर सकता हूँ, ऑलराइट। अब देखो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि पीछे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स आता है, यानी कि हमें तो अभी तक सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज़ पता है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं समझो। जैसे कि सपोज़ मुझे दिया हुआ है सपोज़ मुझे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज़ मुझे दिया हुआ है साइन थीटा इज़ 1/2। तो जिन बच्चों को स्टैंडर्ड एंगल्स अच्छे से पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन 30, बिकॉज साइन 30 जो होता है हाफ, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। लेकिन ये क्या है, ये स्टैंडर्ड एंगल था इसलिए इतनी आसानी से आपने कर लिया। लेकिन अब क्या है, देखो उसी तरीके से जैसे ये साइन थीटा 1/2 है, उसी तरीके से ये कॉस थीटा 0.53 है, लेकिन ये क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ नहीं है। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स चेक करना आना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, आप एंगल अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल और भी कोई एंगल अगर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो साइन 35 दिया है, साइन 49 दिया है, कॉस 47 दिया है, तो उसके वैल्यूज़ को भी आप कितने होते हैं आप चेक कर सकते हो, या फिर अगर वैल्यूज़ दिए हुए हैं तो उससे एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एवरी स्टूडेंट शुड नो दिस। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आज तो हम बस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, कॉस थीटा, इस एंगल का कॉस हमें पता है यानी कोसाइन पता है। सो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0.53। तो एज आई सेड कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल चेक करने आना चाहिए। तो जब मैं चेक करूँगा तो मुझे मिलेगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू
cos 58 डिग्रीज। समझो अच्छे से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको आता है अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो मैं उस पर एक अलग से डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। देयरफॉर मुझे थीटा क्या मिल गया, 58 डिग्रीज मिल गया। इज दिस क्लियर? तो ये एंगल मुझे पता चल गया कितना है, 58 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये एंगल मिल गया मुझे। अब तो बहुत आसान है क्वेश्चन। अब मुझे ये एंगल पता है, ये अपोजिट साइड पता है, तो क्या मैं एडजेसेंट नहीं ढूंढ सकता हूँ? आराम से ढूंढ सकता हूँ भाई। तो मैं ये ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में, सो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट आई विल डू, इन ट्राइंगल ए बी सी ये tan लगा सकता हूँ मैं, अपोजिट और एडजेसेंट। तो मैं लगाऊंगा tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि अपॉन x, ठीक है। तो और थीटा हमें पता है, यानी कि tan 58 डिग्रीज इज इक्वल टू 20 अपॉन x, ठीक है। अब जब मैं टेबल चेक करूँगा, ठीक है, तो मुझे tan 58 की वैल्यू क्या मिलेगी पता है? tan 58 आई विल गेट इट एज 1.6, ठीक है। अब देखो ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखने बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। सो 1.6 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, ठीक है। देयरफॉर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, दिस इनटू दिस 1.6x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसको जब आप 20 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर से फटाफट कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ। 20 डिवाइडेड बाई 1.6 विल गिव मी 12.5। सो x की वैल्यू जो मुझे मिली वो मिली 12.5 मीटर्स। आर यू ऑल गेटिंग? तो मुझे x मिला 12.5, यानी कि ये डिस्टेंस मिल गया मुझे 12.5 मीटर्स, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो फुट ऑफ द टावर से 12.5 मीटर्स डिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। द ओनली थिंग इज इन दिस क्वेश्चन दिस कोसाइन ऑफ एन एंगल इज गिवन टू यू, ठीक है। सो यू शुड नो हाउ टू फाइंड द वैल्यूज अदर देन स्टैंडर्ड एंगल्स। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करने आना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 12.5 मीटर्स। ओके, सो होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके पीपल, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें क्या बोलता है? एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर्स ऑब्जर्व्स the angles of depressions of two boats on the opposite banks of a river to be 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the width of the river. तो as usual एक प्रॉपर फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिवर बनाता हूँ, रिवर, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने एक रिवर बनाया, लेट्स से कि ये रिवर है, ठीक है। ये हो गया रिवर, ठीक है। मतलब ये रिवर मान लो ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये रिवर की विड्थ मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब कि ये विड्थ है रिवर का, यानी कि ये रिवर का एक बैंक हो गया, एक किनारा हो गया, और ये रिवर का दूसरा बैंक हो गया, यानी कि नदी का दूसरा किनारा हो गया। आर यू ऑल गेटिंग? एंड रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस। सो दिस इज वन ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड दिस इज द अनदर बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। अब क्या बोलता है? देर इज एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर। ये ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब है परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि ये जो वाटर सरफेस है, जो ये नदी है, इससे 250 मीटर्स ऊपर, यानी 250 मीटर्स हाइट पे एक एरोप्लेन है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ एरोप्लेन, एक काम करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। ये मान लो एरोप्लेन की पोजीशन है, इसको मैं सी बनाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लेन है, ओके। तो और ये प्लेन की ऑल्टीट्यूड दी हुई है, यानी हाइट दी हुई है। तो ये चीज़ मुझे दिया हुआ है विच इज़ हाउ मच, 250 मीटर्स से 250 मीटर्स, यानी कि एरोप्लेन जो है वो 250 मीटर्स हाइट पर है, ओके। तो अब क्या बोलता है? ऑब्जर्व्स, यानी कि कोई एरोप्लेन में कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। ही ऑब्जर्व्स द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू बोट्स ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी कि अपोजिट बैंक्स पे दो बोट हैं। देखो यहाँ मैं एक छोटा सा बोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान के चलना, ठीक है। दूसरी बोट मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान के चलना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, वो इस बोट को देखना चाहता है, ठीक है।
तो क्या होगा, सी पहले हमेशा की तरह एक उसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विज़न रहेगी ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में उसकी विज़न है अगर इधर देख रहा है तो। लेकिन अगर उसको बोट को देखनी है तो उसकी ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो मैं उसकी लाइन ऑफ साइट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट। आर यू ऑल गेटिंग? ऑब्जर्वर अगर बोट को देखेगा तो दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल विजन से कितना नीचे आ गया, कितना डिप्रेस हो गया, ठीक है, दिस बिकम्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर दिस बोट। आर यू ऑल गेटिंग? उसी तरीके से ऑब्जर्वर अगर इस बोट को देखना चाहेगा तो पहले क्या, उसको आप हॉरिजॉन्टल विजन बना दो ऐसे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल विजन, राइट। लेकिन अगर इस बोट को देखना है जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ये जो है उसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसकी लाइन ऑफ साइट अगर ऐसे बना दूँ, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, यानी कि ये ऑब्जर्वर अगर इस बोट को देखना चाहेगा तो ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। ये उसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन थी इस डायरेक्शन में। तो कितने एंगल से नीचे आ गया, ये हो जाएगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। आर यू ऑल गेटिंग? अब देखो, तो क्वेश्चन से ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर टू बी 45 एंड 60 डिग्रीज। यानी कि ये बोट को जब देख रहा है, जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है उसमें ये बोट थोड़ा नज़दीक है एरोप्लेन के एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा। यानी कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 60 डिग्रीज हो जाएगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 45 डिग्रीज हो जाएगा। होपफुली इट्स क्लियर टिल नाउ। ओके, सो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखो ये है विड्थ ऑफ द रिवर ए से लेकर बी तक, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को डी से डिनोट करूँ तो कोई प्रॉब्लम नो। तो मैं क्या काम करता हूँ कि ये ए डी को एक्स एज्यूम कर लेता हूँ और डी बी को मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनडायरेक्टली। अगर मैं x कैलकुलेट कर लूँ और y कैलकुलेट कर दूँ और फिर दोनों को ऐड कर दूँ, सो दैट विल गिव मी द विड्थ ऑफ द रिवर। होपफुली क्लियर है सबको? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिगर प्रॉपर ड्रॉ करो एंड देन सॉल्यूशन बहुत ही ईजिली आपको मिल सकता है, ठीक है। एक और चीज़ देखो, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये अगर 45 डिग्रीज है तो ये भी 45 डिग्रीज ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 45 है तो ये भी 45। अगर ये 60 है इन द सेम वे तो ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्रीज। कैसे? बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ट्रायंगल सी डी बी या फिर मैं ट्रायंगल सी डी ए लेता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल सी डी ए व्हाट विल हैपन, आई कैन सी दैट ये एंगल दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है मुझे tan लगाना होगा, ठीक। 45 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है 250, तो मैं 250 लिख दूंगा और एडजेसेंट कितना है x, तो मैं x लिख दूंगा, ठीक है। एंड वी नो दैट tan 45 होता है 1, सो 1 इज इक्वल टू 250 अपॉन x। तो यहाँ से देखो मुझे डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 250 मीटर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? x की वैल्यू देखो मिल गई हमें 250। इन द सेम वे हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल सी डी बी। तो इन ट्रायंगल सी डी बी क्या दिख रहा है हमें? देखो वही चीज़, ये एंगल पता है, अपोजिट पता है और एडजेसेंट चाहिए, तो फिर से हम tan लगा देंगे। सो tan ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट कितना है 250 और एडजेसेंट हमें चाहिए विच इज़ y। tan 60 का वैल्यू सबको पता होना चाहिए कितना, √3 इज इक्वल टू 250 अपॉन y। एनी प्रॉब्लम? देयरफॉर y विल बी हाउ मच, 250 डिवाइडेड बाय √3। सो 250 को आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो देखो हमें x मिल गया और y भी मिल गया, लेकिन देखो y में नीचे में √3 है तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। कैसे? ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सी 250 √3, सो दिस विल बी इक्वल टू 250 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो 3 हो गया। सो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 3 ज़ा 9। सो हमें देखो क्या मिल रहा है, y की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 83.33 इंटू √3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1.732, ठीक है।
सो y कितना मिला हमें, देयरफॉर y इज इक्वल टू, जरा फटाफट 83.33 को आप मल्टीप्लाई करो 1.732 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें वैल्यू कितना मिला 144.32 मीटर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? तो देखो हमें y की वैल्यू भी मिल गई। ओके तो अब हमें ढूंढना गया था विड्थ ऑफ द रिवर विच इज़ ए बी, मतलब x प्लस वाई, तो x हमें मिल चुका है और y भी मिल चुका है, तो हम दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 250 प्लस 144.32 विच विल गिव मी हाउ मच 250 प्लस 144, तो ये हो गया 0 प्लस 4 4 हो गया, ये हो गया 5 प्लस 4 9 और ये हो गया 2 प्लस 1 3, 394.32 मीटर्स। इज दिस क्लियर? तो दिस इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ए बी। ठीक है, तो ए बी हमें मिल गया कितना 394.32 मीटर्स। इसको आप चाहो तो नियरेस्ट होल नंबर में लिख सकते हो, देयर विच इज़ इक्वल टू, देयरफॉर नियरेस्ट होल नंबर में क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 394 meters. I hope this is clear to everybody. So this is our final answer, मतलब this is the width of the river. Okay, so आपको क्या करना है, हाइट्स एंड डिस्टेंस में एज यूजुअल मैं क्या बोलता हूँ, आपको फिगर प्रॉपर ड्रॉ करने आनी चाहिए। फिगर प्रॉपर आपने ड्रॉ कर लिया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। क्या बोलता है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस। बी केयरफुल, डिस्टेंसेस कहाँ से दिया है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये वर्ड आ गया ना, ये कौन सा वर्ड है, प्रूव। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जब ये प्रूविंग के क्वेश्चंस जब बच्चे देखते हैं तो पता नहीं खामोखा क्यों डर जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर्स। सो लेट्स बिगिन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ग्राउंड बना लेता हूँ। देखिए ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, जिसको मैं ए बी से डिनोट कर दूँ। ठीक है, चलो इसको मैं ए बी से डिनोट कर देता हूँ। सो ए बी इज़ द ग्राउंड। सो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक टावर भी बनानी पड़ेगी, तो मैंने एक टावर बना लिया। एज यूजुअल ये टावर जो है ग्राउंड से 90 डिग्रीज पर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं टॉप ऑफ द टावर को सी से डिनोट करता हूँ। ओके, अब फिर से वापस क्वेश्चन पढ़िए। देखो क्वेश्चन रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि आप अच्छे से पढ़ लो, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो, डोंट अवॉइड एनी सिंगल वर्ड। सो द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि मान लो ये टावर है, तो मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे 2 ऑब्जर्वर्स हैं। एक मान लो यहाँ पर है और एक ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पर है, ये मान लो D है। सो D इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड A इज़ ऑल्सो द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स अगर मुझे इस टावर के टॉप को देखनी है, राइट, तो ये ऑब्जर्वर के लिए ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, राइट, और इस ऑब्जर्वर के लिए अगर टॉप पे देखना है, सो दिस विल बिकम द लाइन ऑफ साइट। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको मैं x डिग्री से डिनोट कर देता हूँ, और इस ऑब्जर्वर के लिए ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको मैं y डिग्री से डिनोट कर देता हूँ। आई बस में। अब फिर से क्वेश्चन लिखिए क्या लिखा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेस a एंड b मीटर्स फ्रॉम द बेस। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो बेस ऑफ द टावर से दिया हुआ है। कितना, एक का डिस्टेंस दिया हुआ है a, राइट, और दूसरे जो पॉइंट है उसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से मत कर देना, बहुत लोग यहाँ से कर देते हैं। बेस से इसके डिस्टेंस दी हुई है, सो आई कैन राइट इट एज b लाइक दिस, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये है b। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, सो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। अब एक बार फिर से देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेस a एंड b मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line. See, these 2 points are in the same straight line.
विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भैया, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि x डिग्रीज प्लस y डिग्रीज जो है ना ये आपको 90 डिग्रीज दिया हुआ है। दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर्स। तो एक काम करते हैं, टावर की हाइट को मैं h एज्यूम कर लूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव, व्हाट आई हैव टू प्रूव, I have to prove that h is equal to under root AB. This is what I have to prove. Is it clear? So this is what I have to prove. So now let's continue. तो देखो इसमें भी हमें दो राइट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। Now let's see the solution. ठीक है, तो देखिए पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूँ, पहले मैं लेता हूँ CBD। ओके, सो इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD ये एंगल मुझे पता है x डिग्रीज, ठीक है, और ऑपोजिट और एडजेसेंट पता है। तो मैं लिख सकता हूँ tan x डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि मैं h अपॉन a लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट अब दूसरे ट्राइंगल में आते हैं। अब देखिए ये ट्राइंगल लेते हैं CBA। सो इन ट्राइंगल CBA, तो ट्राइंगल CBA में क्या दिख रहा है, ये पूरे ट्राइंगल में मुझे ये एंगल पता है, ऑपोजिट पता है और एडजेसेंट भी पता है। तो मैं क्या फिर से वही रिलेशन लगा दूँ, tan ऑफ y डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी h और एडजेसेंट यानी यहाँ से यहाँ तक विच इज़ b। तो h अपॉन b लिख दूँ मैं। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों का ही यूज़ करके हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ओके, तो कैसे किया जाए भाई, तो देखो x प्लस वाई अगर 90 है, अगर x प्लस वाई 90 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट y इज़ 90 माइनस एक्स, इफ़ x प्लस वाई इज़ 90, सो आई कैन राइट हियर, इससे मैं ये लिख सकता हूँ दैट y इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस एक्स लिख सकता हूँ या नहीं, आर यू ऑल गेटिंग। तो y इज़ 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर tan y की जगह पे मैं tan 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, आर यू ऑल गेटिंग। तो मैं लिखूँगा tan y की जगह मैं लिखूँगा tan 90 माइनस एक्स, ठीक है। सो tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन बी। और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, डैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ये सब चीज़ें आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, राइट। तो क्या मैं tan 90 माइनस एक्स यानी tan 90 माइनस थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। सो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट सी tan 90 माइनस थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ, आर यू गेटिंग। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी यहाँ पे रीज़न दे देता हूँ मैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो tan 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो अब मैं tan 90 माइनस थीटा को लिख देता हूँ कॉट एक्स, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट एक्स, तो मैं लिख दूंगा कॉट एक्स। सो कॉट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, h अपॉन बी, कॉट एक्स इज इक्वल टू h अपॉन बी। इज इट क्लियर। तो देखो कॉट एक्स इज h अपॉन बी, यहाँ पे भी तो हमें x मिल सकता है ना। सी वी नो दैट कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो अगर tan थीटा h अपॉन a है तो कॉट थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा क्या। तो फ्रॉम दिस, सी फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड दैट कॉट ऑफ x डिग्रीज, तो कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। सो कॉट x विल बी हाउ मच, a अपॉन h, आर यू ऑल गेटिंग। अब देखो यहाँ मुझे मिला कॉट x की वैल्यू a अपॉन h और यहाँ मुझे मिल रहा है कॉट x की वैल्यू h अपॉन b। तो ये भी कॉट x की वैल्यू है और ये भी कॉट x की वैल्यू है, राइट। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता हूँ, डोंट यू थिंक दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। होपफुली क्लियर हो रहा है सबको। देयरफॉर आई कैन से दैट a अपॉन h
A upon H is equal to H upon B, राइट. अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो गया प्रूफ. और आई कैन से दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू AB. तो सबको पता है कि H इज इक्वल टू अंडर रूट AB एंड दिस इज़ व्हाट वी हैड टू प्रूव. आर यू ऑल गेटिंग? तो ये हमने प्रूव कर दिया दैट हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट AB. सो यू कैन राइट हियर हेंस प्रूव्ड. इज दिस क्लियर? सो देखो कुछ नहीं है, आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में क्या है कि आपको क्वेश्चन जो है पढ़ो अच्छे से और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर आपको अच्छे से ड्रॉ करना है एंड देन कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. होपफुली सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं. ओके. सो एट द एंड मैं वही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और मेरे पढ़ाने का समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है then please subscribe this channel and also like it and definitely share with your friends and relatives. Okay, that will really give me some courage to develop some more videos of this kind. और फिर आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा. Okay, so I thank you all once again. Okay, see you in the next video.